जब सवाल नहीं होंगे सरकार से, जब कोई पूछेगा नहीं, तो फिर सरकार तो अपनी मनमानी करेगी। मेरा राजनीति में आना एक इत्तेफाक था। दुनिया की सबसे पहली महिला पॉलिसी इस्लाम ने लाया था 1400 साल पहले। हिंदुस्तान, भारत जब आज़ाद हुआ तो 5% महिलाएं थी पार्लियामेंट में ऑलरेडी, आज 14% है। विपक्ष के सभी पार्टियां अगर एक जगह आ जाती हैं तो ये बीजेपी को बाजू हटाना बहुत आसान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएल इंटरव्यू। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में आप शायद टीवी पे कम देखते हों, लेकिन उनकी चर्चाएं, उनके जो जवाब सवाल हैं संसद में, उसकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। जिनसे हम बात करने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर फौजिया खान। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ लॉन्ड्री में आपका। नमस्कार जी। आप सांसद हैं, पहली बार से सांसद बनी है, राज्यसभा सांसद बनी है। आपके इस सेशन में आपने कुल 13 सवाल पूछे, जिसमें से एक सवाल था मीडिया को लेकर, फेक न्यूज़ और मीडिया एथिक्स को लेकर। मैं सबसे पहला ये जानना चाह रहा था, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री थोड़ा मीडिया को लेकर कामकाज करता, हम लोग मीडिया बेस्ड स्टोरीज करते हैं। आपका इंटरेस्ट मीडिया में क्यों है? मीडिया में तो इंटरेस्ट है इसलिए कि मीडिया कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, लेकिन बेसिकली मेरा इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में है। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो आज इतना तेज़ रफ्तार से डेवलप हो रही है, उसकी अगर अच्छाइयाँ हैं तो उसकी कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो लोकतंत्र को लेकर अगर हम बात करें तो लोकतंत्र में जिस तरह से पहले लोगों को अप्रोच करने का तरीका था, अब वो तरीका चेंज हो रहा है जी। और वो चेंज होने की वजह से अब परसेप्शन बनाने का काम ज़्यादा हो रहा है, और ये परसेप्शन बनाने के काम में कहीं कहीं झूठ का सहारा लिया जाता है, कहीं कहीं इस तरह की बात फैलाई जाती है जिसमें कोई सच्चाई ना हो, और इसकी वजह से लोगों का जो है, जो असल मुद्दे उनके होने चाहिए, जो सरकार तक पहुंचने चाहिए लोगों के मुद्दे, और सरकार के काम का जो अच्छाई है, बुराई है, कम पड़ रही है सरकार या जो भी है, वो जो काम है मीडिया का कि वो लोगों तक पहुँचे, वो काम जिस तरह से पहले होता था उस तरह नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है, और इसीलिए थोड़ी चिंता लगती है। अच्छा, आपने कहा कि सरकार को, लेकिन आज के समय में आप देखते हो कि विपक्ष के लिए एक बहुत कम जगह हो गई है। चिंता का विषय ज़रूर है ये, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज विपक्ष का अगर महत्व कम से कम करने की कोशिश जो की जा रही है, वो लोकतंत्र के लिए धोखादायक है, से मुझे लगता है। क्योंकि जब सवाल नहीं होंगे सरकार से, जब कोई पूछेगा नहीं, तो फिर सरकार तो अपनी मनमानी करेगी, और जहाँ अगर मनमानी हो रही है तो वहाँ तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी, वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। इसीलिए मजबूत विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है, और विपक्ष को मीडिया में जगह मिलना बेइंतहा ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा मैम, जैसे आपका सवाल में देखा 2020 से आपके करीब 6 से 7 सवाल हैं जो आपने मीडिया को लेकर पूछे हैं। उसमें कुछ सवाल हैं विज्ञापन को लेकर, कुछ सवाल हैं मीडिया एथिक्स को लेकर, कुछ हैं फेक न्यूज़ के। आपको क्या लगता है कि मौजूदा जो मीडिया की स्थिति है उस पर आपकी क्या राय है? मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है मीडिया का, वहाँ से मीडिया थोड़ा सा सरक रही है, ऐसा लगता है, और ज़्यादा कमर्शलाइज हो रहा है हमारा माशरा। पूरा ही सोसाइटी का जो ढांचा है वो कमर्शलाइज हो रहा है, और इसलिए जो सच्चाई है वो नहीं आ रही है सामने, और एक जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश है वो उसमें ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं कुछ चैनल्स। टीवी चैनल्स आप देखते हैं आजकल, उनका बड़ा प्रयास इस तरह का है कि ऐसे विषय को लेकर चर्चा करें जिसका कोई महत्व नहीं है, जो जनता के रोज़ के सवालों से जुड़ा हुआ नहीं है। महंगाई की बात नहीं होती है, बेरोज़गारी की बात नहीं होती है, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात नहीं होती है। तीसरी ही बात जो की जाती है, मुझे लगता है आज ये चिंता का विषय है, और ये लोकतंत्र के लिए धोखादायक है, ऐसे मुझे लगता है। आप टीवी देखती हैं? हाँ, देखती हूँ। मतलब कौन सा चैनल आपको देखना, अगर देखती हैं कौन सा चैनल देखती हैं ज़्यादातर न्यूज़ चैनल में? नहीं, वैसे तो सभी चैनल्स स्किम करते हैं, लेकिन मैं एनडीटीवी देखना पसंद करती हूँ, और एनडीटीवी पर मुझे लगता है कि एक ही चैनल ऐसा है जो कोशिश कर रहा है कि विपक्ष को कुछ जगह दे।
दूसरा एक सवाल ये था कि आप क्योंकि महिलाओं को लेकर इतने सवाल पूछती हैं, आप खुद एनसीपी महिला इकाई की अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपने करीब 19 डिबेट और सवाल पूछे हैं महिलाओं से जुड़े हुए। तो मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी पार्टी महिलाओं के लिए क्या काम कर रही है और आप लोगों का क्या रोड मैप है महिलाओं के विकास के लिए? देखिए, मुझे इस बात का अभिमान है कि हमारी पार्टी के नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार, इन्होंने इस देश में सबसे पहले महिला धोरण, वुमेन्स पॉलिसी, महाराष्ट्र में जब वो मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने ये पॉलिसी लाई है। और तब जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो ये कि स्वतंत्र वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एक मिनिस्ट्री जो है उन्होंने अलग कर ली। न सिर्फ मिनिस्ट्री बनाई, बोल के उस मिनिस्ट्री का जो खाता है वो सीएम के पास रखा उन्होंने, यानी उसको महत्व दिया। और फिर कुछ दिनों में ही उन्होंने जो है कंसल्टेशंस का सिलसिला शुरू किया, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की। अलग अलग महिलाएं जो बिल्कुल किसान महिलाएं हैं, ऑफिसर महिलाएं हैं, टीचर्स हैं, हर तरीके के समाज के जो घटक है महिलाएं, उनसे चर्चा की और एक विस्तृत एक पॉलिसी बनाई सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति के लिए महिलाओं की। उसके बाद पवार साहब जो है वहीं चुप नहीं रहे, बल्कि जब देश के उस समय के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनसे मिले, उनको कन्विंस किया कि नेशनल वुमेन्स पॉलिसी भी इस देश में आना चाहिए, और वहाँ प्रयास शुरू किया। और अल्टीमेटली उनके प्रयास का एक बहुत बड़ा उसमें क्रेडिट मैं दूंगी, उसकी वजह से नेशनल वुमेन्स पॉलिसी भी इस देश में अमल में आई। दर्शकों को बता दें कि 4 सांसद हैं राज्यसभा में एनसीपी पार्टी की, इसमें से 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, तो मतलब 50-50% का। वैसे ही सुप्रिया जी संसद लोकसभा में नेतृत्व करती हैं पार्टी का। तो महिलाओं को लेकर पार्टी काम कर रही है। एक वाकया है आपका, मैं उस पर थोड़ा सा आपसे अच्छे से जानकारी चाहूँगा कि 2002 का एक वाकया है, 2006 का, जब आप एक सम्मेलन करने जा रही थी, महिला मेलवा, शायद मेड़ावा। तो उसके बाद आप एनसीपी शरद पवार साहब के पास गए, तो उन्होंने पूछा आपका क्या उद्देश्य है इसके पीछे। फिर उन्होंने कहा कि इस टाइप की करने से बढ़िया है कि आप कुछ बड़ा करिए महिलाओं, जिससे उद्धार हो। थोड़ा वो बताइए क्या था वो। जब मैं नई एमएलसी नियुक्त हुई थी तो मेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैंने महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैं एक बड़ा प्रोग्राम, एक सम्मेलन लेना चाह रही थी, और मैंने सोचा कि मैं 40,000 महिलाओं का एक सम्मेलन लूँगी। तो मैं पवार साहब के पास गई कि आप आएंगे क्या इस प्रोग्राम में, मैं लेना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका उद्देश्य क्या है ये प्रोग्राम लेने का। तो मैंने कहा महिलाओं की बात करेंगे और क्या उद्देश्य होगा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट प्रोग्राम होना चाहिए। आप सिर्फ एक मेड़ावा लेंगे, एक सम्मेलन लेंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। आप एक अच्छा स्कीम बना के लाइए कि किस तरह से आप एक दिशा देंगे उन महिलाओं को। तो फिर घर जाके मैंने सोचा कि क्या किया जाए। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो प्रोडक्शन होता था उसका एक मार्केट बने, ऐसा हमने पहली बार एक मार्केट बनाया, मतलब वो प्लान बनाया। और उन महिलाओं के ट्रेनिंग्स, उन महिलाओं के कल्चरल प्रोग्राम्स और उन महिलाओं के लिए मार्केट, ऐसे सब मिला के एक योजना बनाकर फिर हम पवार साहब के पास गए कि इस तरह से हम लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आईएएस ऑफिसर्स वगैरह इनको बोलेंगे आके 40,000 महिलाओं की ट्रेनिंग देने के लिए। 3 दिन का ये प्रोग्राम था और इस तरह का ये पहला प्रोग्राम था हमारे स्टेट में। तो वो बहुत खुश हुए मेरा वो प्लान देखकर, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं आऊँगा और आपकी मदद भी मैं करूँगा। हमारे सारे मिनिस्टर्स आपकी मदद करेंगे और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज़ को उन्होंने कहा, वाइस चांसलर्स और बहुत सारे जो बोर्ड्स है महिलाओं के काम करने वाले, जैसे माविम है या और भी बोर्ड्स हैं, तो वो सबके जो ऑफिसर्स है वो सब आए वहाँ। और 3 दिन का ऐसा प्रोग्राम हुआ जिसमें वो महिलाओं के कंटिन्यूस ट्रेनिंग्स हुए 3 दिन। उनके 400-500 स्टॉल हमने लगाए। और जब वो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वापस गई तो एक महिला ग्रुप को कम से कम उस ज़माने में 20-25 हज़ार रुपये का फ़ायदा हुआ उस
प्रोग्राम में। बहुत खुश होके गई महिला वहाँ से और बहुत यूज़फुल प्रोग्राम रहा। मैं बस ये जानना चाह रहा था आपका रुचि कैसे हुई सांसद मतलब राजनीति में आने का, पहला तो ये। दूसरा, आप उस समय कांग्रेस हुआ करता था, फिर जब एनसीपी बनी अलग, शरद पवार साहब अलग, तब आप एनसीपी शरद पवार साहब के साथ आ गई। उनके साथ जो आपका लगाव है, जो आप, वो थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को क्या है। मेरा राजनीति में आना एक इत्तेफाक था। मैं एजुकेशन की फील्ड में काम करती थी, मेरे स्कूल्स वगैरह हैं उसमें ही मैं काम करती थी। तो हमारे परभनी के म्यूनसिपल काउंसिल के डायरेक्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन थे उस समय। तो उस वक्त महिला का रोस्टर आया, तो वहाँ के जो लीडर्स थे हमारे लोकल, वो मुझे अप्रोच हुए कि आप ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करिए। तो उस समय तो मुझे बिल्कुल बात बराबर नहीं लगी कि मैं कैसे पॉलिटिक्स में आ सकती हूँ, और ये तो फील्ड शरीफ लोगों के लिए नहीं है, ऐसा लगता था मुझे। तब आप पढ़ाती थी? हाँ, मैं स्कूल चलाती थी। तो मैंने नहीं कह दिया उन लोगों को, लेकिन वो लोग मेरे पास आते रहे कि आपका नाम है, आप कॉन्टेस्ट करिए, अच्छा रहेगा, आपको एजुकेशन में भी आप और ज़्यादा काम कर सकती हैं। और सबसे ज़्यादा मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, ये लोगों ने मुझे बहुत उस वक्त इंसिस्ट किया कि नहीं तुम आओ, क्यों डर रही हो पॉलिटिक्स से, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हम साफ़ सुथरे लोग आएंगे तो और साफ़ सुथरा काम हो सकेगा। और पवार साहब के बारे में भी मैं जानती थी कि ये एक रिफॉर्म लेके काम करने वाले पर्सन हैं। तो फिर मैं ठीक है, मैंने कहा कि मैं लड़ती हूँ इलेक्शन। अब वो इलेक्शन 10 दिन के कैंपेनिंग में लड़े हम सिर्फ, और 10 दिन के अंदर हमारे म्यूनसिपल काउंसिल में मैं सेकंड नंबर पे आई। कुछ थोड़े से वोटों से मेरी डिफीट हो गई। तो फिर हमने गिव अप कर दिया कि ठीक है, ये दिस इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी, छोड़ दीजिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही 1-2 महीने में मुझे पवार साहब का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हम आपको विधान परिषद पे नॉमिनेट करना चाहते हैं, आप काम करेंगी क्या, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा क्या, आपको डिफ़िकल्टी तो नहीं होगी। तो मैंने उनसे कहा कि आप गाइड करेंगे तो मैं काम करूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कब की बात है मैम? ये कब? 2002 की बात है। 2002 की बात। जी, 2000 फ़ोन आया था, और उसके बस 15-20 दिन के बाद मैं नॉमिनेट हो गई विधान परिषद पे। फिर मैं काम करने लगी, और पवार साहब के गाइडेंस में जो काम हमने किया, तो पहले टेन्योर में ही मुझे प्रेसिडेंट के हाथ से अवार्ड मिला। बतौर एमएलसी जब आप चुनी गई? जी, बेस्ट लेजिस्लेटर करके। और फिर नेक्स्ट टर्म में फिर से मुझे गवर्नर्स नॉमिनी नियुक्त किया गया। फिर इस वक्त मुझे पवार साहब ने मंत्री पद भी दिया। तो फिर मैं एक टेन्योर मंत्री पद, बहुत सारे खाते भी थे मेरे पास। हाँ, मैं वही उसी पे आना चाहता हूँ कि एक आपके पास महिला डिपार्टमेंट भी था, एक महिला वेलफेयर, स्पोर्ट्स भी था, आप मतलब मीडिया भी देखते थे उस समय, आपके पास कई मंत्रालय थे। आप वो समय जो था आपके लाइफ में, जब राजनीतिक करियर में, वो कैसा था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्योंकि आपने क्या उस समय ऐसा काम किया था जो आपको लगता है कि वो आपने काम किया, आगे चल के जब मंत्री बनेंगी या कभी केंद्र में मंत्री बनी, तो वो काम को आप आगे ले आना चाहेंगी? जी, मैंने एक तो ये जो महिला पॉलिसी पवार साहब ने लाई थी, उसका तीसरा रिवीजन, वो क्योंकि इस पॉलिसी में एक इंटीग्रेटेड चीज़ ये है कि इसका बार बार रिवीजन होना चाहिए। जैसा जैसा समय बदलता है वैसे वैसे महिलाओं के प्रश्न भी बदलते हैं, तो उन प्रश्नों को नया पॉलिसी का स्वरूप देकर लाना चाहिए। तो उस समय तीसरा महिला धोरण हमने लाया महाराष्ट्र स्टेट के लिए। अच्छा, धोरण शब्द जो महिला धोरण है, पॉलिसी को कहते हैं। हाँ, मैं एक बार वही पूछ कि मैम बता देंगे, एक बार बता दीजिए। हाँ, धोरण मतलब पॉलिसी। तो महिला पॉलिसी का थर्ड जो है हमने ये लाया, और हेल्थ में भी बहुत अच्छा हम काम कर सके। जो ये इंश्योरेंस का स्कीम है, वो इंश्योरेंस का आज जो प्रधानमंत्री का जन आरोग्य कार्यक्रम है, तो वो वैसी एक इंश्योरेंस स्कीम हमने राजीव गांधी जीवनदायी योजना करके लाया महाराष्ट्र में। तो मैम ने अभी तक 2020 से 22 तक 267 मतलब 257 सवाल पूछे हैं संसद में, उसमें जबकि राष्ट्रीय औसत 93 का है और नेशनल एवरेज 128 सवालों का। आप दोनों से कई गुना आगे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कभी आपके साथी जो सांसदगण हैं कभी बोलते होंगे कि यार बहुत सवाल पूछ रही हो यार, आप रहने भी दो, या कभी आपको मतलब प्राउड भी होता होगा, या कभी कभी लोग हंसी मजाक में भी बोलते हैं, ऐसा कुछ इंसिडेंट कभी हुआ आपके साथ?
नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लोग बहुत अच्छे हैं, अप्रिशिएट ही करते हैं। अगर कुछ अच्छी बात की हमने तो हर कोई बोलता है कि आपने आज अच्छा बोला, आपका विषय अच्छा था। किसी ने मुझे आज तक ऐसा नहीं कहा कि आप क्यों ज़्यादा पूछती हैं वगैरह, इस तरह का माहौल नहीं है। अच्छा, जितना दिखता है बाहर मतलब माहौल, क्योंकि पार्टियों में आजकल मतलब आप ज़्यादा जानती होंगी कि चुनाव के कारण इतना शायद द्वेष बढ़ गया है सांसद मतलब पार्टियों के बीच में, नेताओं के बीच। संसद में भी कुछ ऐसा माहौल होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है ऐसा माहौल। हमारा माहौल बहुत फ्रेंडली होता है। हम जब डिबेट करते हैं तो एक दूसरे के हमारी आइडियोलॉजी जो है वो उस पर बात करते हैं। लेकिन जब हम सेंट्रल हॉल में बैठते हैं या जब लॉबी में हम जाते हैं तो हम बिल्कुल फ्रेंडली होते हैं एक दूसरे से। तो मुझे इस तरह का कोई अनुभव ना महाराष्ट्र में कभी हुआ ना यहाँ हो रहा है। मतलब यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो? जी नहीं। मैम, एक सवाल ये था, जैसे आप महिलाओं को लेकर इतने सवाल पूछती हैं, उनके सशक्तिकरण से लेकर उनके सुधार को लेकर, उनके कानून को लेकर, लेकिन अभी एक शाही इमाम साहब का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं को टिकट देना इस्लाम के खिलाफ है। मतलब आप एक सांसद, महिला सांसद हैं, साथ साथ में मुस्लिम महिला सांसद हैं। और मैं बता दूं कि मैम पहली मुस्लिम महिला मंत्री बनी थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। आपकी इस पे क्या राय है मैम? देखिए, इस पे मेरी राय बिल्कुल क्लियर है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इस्लाम में इस तरह की कोई रुकावट है महिला के लिए। सबसे पहले तो ये बात ही नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि दुनिया की सबसे पहली महिला पॉलिसी इस्लाम ने लाया था 1400 साल पहले, जहाँ महिलाओं को इनहेरिटेंस के राइट्स मिले, जहाँ वो अपनी शादी अपनी मर्ज़ी से करने की राइट उनको दिया। अगर वो अपने हस्बैंड से जुदाई चाहती है तो उसका भी राइट उसको दिया। तो जितने इस्लामिक लॉ में महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं उसकी शुरुआत ही वहाँ से हुई है 1400 साल पहले। तो ये बात बिल्कुल गलत है कहना कि महिला को जो है इस तरह का टिकट देना अन इस्लामिक है। अच्छा, भारतीय संसद में मतलब राष्ट्र विधानसभाओं में भी रिजर्वेशन की मांग होती रही है। आपकी यूपी की गवर्नमेंट ने पास भी किया था, लेकिन वो फिर से पास नहीं हुआ। आपने सवाल भी किया था रिजर्वेशन को लेकर। आपको लगता है कि बहुत ज़रूरत है महिलाओं की, अगर हमको बराबरी का दर्जा देना है पुरुष और महिला में, तो एक रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है संसद के लिए? हिंदुस्तान, भारत जब आज़ाद हुआ तो 5% महिलाएं थी पार्लियामेंट में ऑलरेडी। आज 14% है, यानी सिर्फ 9% हम 75 ईयर्स में बढ़े हैं। ये तो बहुत कम है, और फिर भी हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये बात गलत है। आज मोदी सरकार के पास पूरा बहुमत है। आज अगर उनकी इच्छा शक्ति वो इस पे लाते हैं कि महिला रिजर्वेशन आना चाहिए तो आसानी से वो बिल पास कर सकते हैं। लेकिन जो है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी ये करो, बेटी वो करो, इसके बजाय आप बेटी को अधिकार दो, हर जगह लीडरशिप रोल में लाओ। ये मैं डिमांड करती हूँ, सभागृह में भी की हूँ और हर जगह करूँगी। अच्छा, एक सवाल ये भी था मैम कि अभी महाराष्ट्र की राजनीति में एक मुद्दा गरमाया हुआ है कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा को लेकर, जो बेलगामी में चल रहा है। शरद पवार साहब ने कहा कि 48 घंटे में सरकार को इसको सॉल्व करना चाहिए मुद्दे को। उसके बाद एक सिंधे गुट के नेता हैं, उनका नाम है विजय शिवतारे। उन्होंने कहा कि जब सिंधे पवार साहब मुख्यमंत्री थे या जब कृषि मंत्री थे या रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कभी कुछ काम नहीं किया, और आज वो चेतावनी दे रहे कि विवाद सुलझा दो आप। आज ये दोनों स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है। तो अब अमित शाह जी से हम मिले और अमित शाह जी ने बहुत अच्छी बात की हमसे, तो हमें विश्वास है कि बिल्कुल ये इसको रिजॉल्व करेंगे। आपकी पार्टी में कभी इसको लेकर कुछ चर्चा है? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है कि विवाद को क्या होना चाहिए? मतलब शरद पवार साहब ने तो अल्टीमेटम दे दिया था, कुछ पार्टी को लेकर कोई वैचारिक इस पर सहमति है कि क्या होना चाहिए? नहीं, बातचीत होती है, और हमारी तो जो डिमांड है महाराष्ट्र की, वही हमारी पार्टी की डिमांड है। क्योंकि महाराष्ट्र में जब महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ तब से ये इशू है, और आज भी हम उसी स्टैंड पर हैं। अच्छा मैम, ये अभी राजनीति में एक, जैसे आप देख रही होंगी, विपक्ष तो थोड़ा सा टूट गया है एक तरीके से, लेकिन एक बीजेपी फॉर्मिडेबल एक पार्टी बन गई जिसको हराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। 24 का चुनाव भी आने वाला है, आप लोग यूपीए के पार्ट हैं। आपको लगता है कि जो इतनी बड़ी पार्टी जैसे बीजेपी है, उसके पास जो संसाधन है, सरकार है, ऐसी पार्टी को हराने के लिए विपक्ष का कोई
प्लान होना चाहिए? आपको क्या, आपके पास, पार्टी के पास, आप लोग कुछ प्लान है अगले चुनाव को लेकर? पवार साहब ने तो बहुत बार लीड करने की कोशिश की, सब लोगों को एक जगह लाने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि विपक्ष के सभी पार्टियां अगर एक जगह आ जाती हैं तो ये बीजेपी को बाजू हटाना बहुत आसान है। एक सवाल महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर है। जैसे अभी हाल ही में महागठबंधन की सरकार थी, मतलब पहली बार महाअघाड़ी की सरकार बनी, वहाँ पे अचानक से कुछ विधायक टूट गए, फिर शिंदे सर, आपको लगता है कि जो राजनीति में जो हुआ है, मतलब जो टूट के गए हैं, वो कहीं ना कहीं ये नॉर्मल हो गया है ये चीज़ें, या आपको लगता है कि गलत था ये? जिस तरह हम एथिकल वैल्यूज़ गिरने की बात कर रहे हैं, राजनीति में भी अफसोसनाक चित्र यह है कि बहुत एथिकल वैल्यू हमारी गिर रही है, और जो लोगों का मैंडेट है वो एक आइडियोलॉजी को दिया जाता है, लेकिन अब आइडियोलॉजी की कहीं कोई बात ही नहीं हो रही है। आज की बीजेपी को अगर देखा जाए तो बीजेपी ओरिजिनल कितनी है और इम्पोर्टेड कितनी है तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर नेता बाहर के ही गए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग इधर से उधर जा रहे हैं उनके लिए आइडियोलॉजी का कोई महत्व नहीं है, संधि का महत्व है। तो उस तरह से माहौल हो गया है, और ये तो अच्छा माहौल नहीं है ऐसा मुझे लगता है। आपकी जो मतलब नेता भी हैं सुप्रिया सुले जी, उनको लेकर बीजेपी, जो शिंदे गुट के कुछ नेता, उनकी बहुत अभद्र टिप्पणियां की गई थी कुछ समय पहले। आप महिला अध्यक्ष होने के नाते आपने ट्वीट भी किया था, प्रोटेस्ट भी किया था, आपने कुछ सवाल भी उठाया था कि इस तरीके के जो गालियां देने वाले या जो अभद्र भाषा का उपयोग करने वाले लोग हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। आपको लगता है जो महिलाओं के खिलाफ अगर हम बात कर रहे हैं कि सामाजिक बराबरी हो या महिलाओं की उन्नति हो, बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके से चीज़ों को, जो ऐसे लोग भाषा उपयोग करते हैं, उनको साइडलाइन करने की ज़रूरत है, या उनको कुछ, आपको क्या लगता है इस बात पे? बहुत यानी डिग्निटी जो होना चाहिए महिलाओं की वो बेइंतहा रैपिडली गिर रही है। और हम जाके महाराष्ट्र के राज्यपाल से भी मिले, पूरे महिला सांसद जो है महाराष्ट्र के सब पार्टियों के, इसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और जितने भी हमारे लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, सबके सांसद जाकर राज्यपाल जी से मिले, और हमने बहुत सख्ती से उनसे तकरार की कि ये बात ठीक नहीं है कि आप महिलाओं का इतना अपमान करेंगे, इनके लिए गालियों का इस्तेमाल करेंगे, ये तो बात बहुत गलत है। मैम, आप पार्टी अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष हैं आप, आपको लगता है कि आगामी जो चुनाव हैं उनमें लेकर, खासकर अभी देखा होगा आपने कि दिल्ली में एक एसिड का मामला हुआ, इस महिला पे फेंक दिया गया, या उससे पहले श्रद्धा वाकर का मामला था जो बहुत हाईलाइटेड हुआ। बतौर अध्यक्ष आप इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है? दूसरा, आप पार्टी को मजबूत करने के लिए बतौर महिला आप कहाँ पे आपका ज़्यादा फोकस है, कहाँ पे आपको पार्टी को और मजबूत करना है? पार्टी की हैसियत से हम लोग राजनीतिक काम तो करते हैं, पॉलिटिकल एजिटेशंस वगैरह, लेकिन सामाजिक भी काम होता है हमारा, और उसमें एक राष्ट्रीय हमारी महिला विंग के तरफ से, राष्ट्रवादी की, हम लोगों का एक मिशन 1 for 1 ऐसा एक मिशन है जिसमें एक पीड़िता और एक कार्यकर्ता, ये इस तरह के हम पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं। हमारी एक कार्यकर्ता ने जाके कहीं भी जो पीड़िता और नज़र आती है वहाँ जाके मदद करनी ही चाहिए। तो इस तरह का जो मिशन 1 for 1 हमारा है, बड़े कामयाबी से चल रहा है, और इस तरह की घटनाएं जहाँ होती हैं, अगर हमारी नज़र में आता है तो हम जिस स्टेट में हो रहा है या जो डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है वहाँ हम फ़ोन लगा के बोलते हैं कि ये आश्रम में या ये फलानी जगह ऐसा ऐसा हुआ है, आप जाके वहाँ करो, चाहे वो बिहार हो, चाहे बहुत सारे कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, कहीं भी मैं, हमारी जो बॉडी के मेंबर्स हैं हमारे वहाँ के, तो उनको फ़ोन करती हूँ, या फिर वो अपने आप जाते हैं और हमको इन्फॉर्म करते हैं कि ये पीड़िता के घर हम गए, हमने उनका जो है ये मदद की, उनकी पुलिस FIR फाइल कराने से लेकर मेडिकल कराना, उनका साइकोलॉजिकल जो काउंसलिंग है वो कराएं, या फिर जो योजनाएं हैं अगर उस स्टेट में उनकी मदद के लिए, उसका फ़ायदा उनको मिलवा के देना। ये सारा काम जब तक हो नहीं जाता, वो रिपोर्ट हमको नहीं भेज देते, तब तक वो हमारी कार्यकर्ता फॉलो अप करती है। इस तरह ये मिशन 1 for 1 एक अच्छा उपक्रम हम, मतलब एनसीपी का, ये एनसीपी महिला का।
मैं एक सवाल पूछना ये चाह रहा था मैम कि अभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक यात्रा चल रही, भारत जोड़ो यात्रा, अभी आपके महाराष्ट्र से भी गुजरी है। आप इस यात्रा को कैसे देखती हैं? और दूसरा, क्या इस यात्रा से आपको लगता है राहुल गांधी की इमेज में सुधार होगा, जो शायद इमेज उनकी बनी हुई है? यात्रा से जो भी आउटकम होगा, मुझे ऐसा लगता है कि यात्रा का जो मोटिव है, इंटेंशन है, वो बहुत अच्छा है कि भारत जोड़ो और नफ़रत छोड़ो। क्योंकि जो नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है, उसको दूर करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसकी मैं सराहना ही करूँगी। और मैं इस यात्रा में जाकर शामिल भी हुई हूँ महाराष्ट्र में। जब शेगांव में बड़ी रैली हुई, उसमें भी मैं थी, उनके वहाँ की जो है पद यात्रा में भी शामिल हुई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेइंतहा ज़्यादा इनको रिस्पांस मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। जहाँ मैंने देखा बच्चा भारत जोड़ो उसके मुंह में था जहाँ मैं गई थी, और लोग अपने आप जुड़ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं। कोई मीडिया चैनल बता नहीं रहा है, ये दूसरा विषय है, लेकिन उस जगह तो रिस्पांस बहुत है। और ऐसा लगा मुझे कि लोग सच में ये चाहते हैं कि अब विकास की बात हो, मोहब्बत की बात हो, भाईचारे की बात हो, नफ़रत की बात न हो, ये आम आदमी चाहता है। अभी देखिए 2 इंसिडेंट्स हैं। एक श्रद्धा वाकर की मौत का मामला है, जहाँ पे आफ्ताब नाम के व्यक्ति ने हत्या की, तो उसको इस्लाम और हिंदू से जोड़ दिया गया। अभी शायद आपने सुना होगा, पठान मूवी का एक ट्रेलर आया जिसमें वो भगवा पहना ही कपड़ा, शायद दीपिका हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री मध्य प्रदेश, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि भगवा कलर पहन के। ये आपको लगता है जो मतलब छोटी सी चीज़ों को टीवी चैनल्स में डिबेट करके बड़ा किया जा रहा है और एक हेट्रेट फैलाया जा रहा है, उसको कैसे कम किया जा सकता है? ये फेलियर जो है सरकार का, उसका डाइवर्शन टैक्टिक है ये। क्योंकि जब मुद्दे इस तरह के छोटे छोटे जो इश्यूज ही नहीं हैं, उसकी तरफ अगर डाइवर्ट कर दें, तो जनता भूल जाएगी कि हमको भूख भी लगी है, हमको महंगाई भी है, हमारे बच्चे बेरोज़गार हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, हमारी बच्ची पे अत्याचार हो रहे हैं। ये बातें अगर भुलाना है, तो फिर उनको, उनके मन को उस तरीके से उलझाए रखें जहां उनकी भावना जो है भड़कती है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये बहुत ख़तरनाक स्ट्रैटेजी है, और जनता को ही इसमें से बाहर अपने आप आना पड़ेगा। और एक दिन जनता समझेगी और बाहर आएगी। जनता नहीं चाहती है, क्योंकि बेसिक नीड्स, अगर आपका गैस का सिलेंडर जो है आपको अब 1100 रुपये में मिल रहा है, जो जब गैस का सिलेंडर 350 रुपये था, जब यही सरकार में जो लोग हैं सड़क पे बैठ के इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे और लोग बोलते थे कि ये रुपया जो अगर डॉलर के अगेंस्ट अगर गिर रहा है तो देश का सम्मान गिर रहा है, देश की डिग्निटी गिर रही है। अगर वो ही लोग आज खामोश हैं या इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ये बात तो इन लोगों को सोचने की ज़रूरत है। एक सवाल ये था कि जो अभी हाल ही में चीन और भारत का एक झड़प का वीडियो मतलब बताया गया संसद में, रक्षा मंत्री ने बताया। एक मुद्दा जो चीन और भारत का जो सीमा विवाद है मैम, उसमें ये भी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया, टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, कि इस तरह की झड़पें आम तौर पे हो रही हैं लेकिन बताया नहीं जा रहा है। शायद सरकार को डर है कि अगर बताया जाएगा तो लोग का परसेप्शन बदल जाएगा सरकार के बारे में। आपको लगता है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर सरकार को संसद में क्लैरिटी रखनी चाहिए? संसद में क्लैरिटी रखनी चाहिए। इसके लिए तो 2-3 दिन से काफ़ी आग्रह कर रहे हैं हम लोग पार्लियामेंट के अंदर कि भाई राजनाथ सिंह जी आए, उन्होंने अपना सुना दिया बयान और चले गए, लेकिन हम लोगों को भी तो अधिकार है एज पार्लियामेंट मेंबर्स के हम कुछ सवाल पूछें, हमको क्लैरिफिकेशन मांगने का भी अधिकार आप नहीं दे रहे हैं संसद में। तो ये बात तो देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसे हैं या कुछ डाउट्स ऐसे हैं जो हम लोगों को भी है। तो सरकार को ऐसा काय का डर है कि वो संसद में इस पे बात नहीं करना चाहते हैं या पूरी बात रिवील नहीं करना चाहते, और एक बस अच्छा परसेप्शन ही सारे लोगों को मिलना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से चीन बार बार अपने आंखें दिखा रहा है भारत को, तो उसमें तो चीन का इंटेंशन कुछ साफ नहीं है ऐसा लगता है। और अगर ये इंटेंशन साफ नहीं है तो हमेशा धोखा हम पे बना हुआ है, और ये धोखा अगर बना हुआ है और आप इस बात को छुपा के रखेंगे तो क्या आम नागरिक
को अचानक कोई धोखा अगर निर्माण हो जाए तो कौन जिम्मेदार है इसका? सदन में आपको जो सदन की कार्रवाई है उसमें कुछ परिवर्तन दिख रहा है पहले के मुकाबले? सरकार की ट्रांसपेरेंसी कम हो गई, या जब सवाल पूछते हैं उसका घुमा फिरा के जवाब मिल रहा है, या सदन में जो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए जैसे सदन चलता है वैसा चल नहीं पा रहा? आपको कुछ चेंजेस लग रहे हैं अभी सदन में? बिल्कुल लग रहा है, और बहुत तकलीफ़ भी होती है इस बात से कि ऐसा लगता है कि हमारा गला घोटा जा रहा है, हमारा मुंह बांध दिया जा रहा है कि जब हम कुछ बात जो जनता के विषय है वो पूछना चाहते हैं तो वो हमको पूछने नहीं दिया जाता है। जो सरकार की मर्ज़ी के विषय है, सजेस्टिव टॉपिक्स है, सिर्फ उस पर हम कर सकते हैं। अगर 0 आवर थोड़ा भी इस तरह का हम फाइल करते हैं जिसमें सरकार को कुछ सवाल हम कर रहे हैं ज़रा तीखा, तो वो आता ही नहीं है। बैलेट में भी क्वेश्चन आने के बाद हटा दिया जाता है अगर वो सरकार के ख़िलाफ़ है। तो ये जो ट्रेंड है, मुझे नहीं पता कब से है, लेकिन मुझे तो ये ट्रेंड देखकर बहुत अफसोस होता है कि विपक्ष की हैसियत से हम और खुल के पूछना चाहते हैं, क्योंकि हर एमपी जो है वो कई लाख लोगों की आवाज़ है। वो एमपी है, इसका मतलब वो खुद अपनी बात नहीं कर रहा है, वो जनता की बात कर रहा है। 10-10 लाख 12-12 लाख लोगों को वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जनता के जो प्रश्न हैं, अगर वो लाने से सरकार एम्बैरस हो रही है, तो अगर उस एमपी को बात नहीं करने दी जा रही है तो फिर जनता को बात नहीं करने दी जा रही है, और ये लोकतंत्र के अंदर ये बात बराबर नहीं है। और इसकी वजह से फिर डिसरप्शन होता है पार्लियामेंट में। जब बात नहीं करनी दी जाती तो फिर प्रोटेस्ट होता है। लोकतांत्रिक दूसरा तरीका क्या है? तरीका एक ही है कि भाई हमको बोलने दिया जाए, लेकिन वहाँ भी माइक बंद, कैमरे बंद, संसद के बाहर फिर रिपोर्ट नहीं, मीडिया में रिपोर्ट नहीं। तो इस तरह से कब तक चलेगा ये मुझे पता नहीं है। तो जैसा आपने कहा कि सरकार सदन में बंद कर देती है माइक, मैम ने सही कहा कि जब एक सांसद सवाल नहीं पूछ पाएगा तो आम आदमी कहाँ से पूछेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत, मुझे आपने ये इंटरव्यू लिया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।